बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से आप खबरें सुन रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला और फिर एक्सटेंशन का मामला। हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा कि हम किसी सूरत भी एक ऐसे शख्स से मुशावरत नहीं करेंगे जिसके ऊपर केसेस चल रहे हों, रेफरेंसेस दायर हों। ये कैसे मुमकिन है आइन और कानून को अगर साइड पर रख कर भी इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। इखलाकी तौर पर भी कोई जवाज़ नज़र नहीं आता कि जिस शख्स के ऊपर केसेस हों, शहबाज शरीफ के ऊपर रेफरेंसेस हैं, और फिर आप उसी शख्स के पास जाएं और बताएं कि जनाब आपका क्या ख्याल है कि किस शख्स को आपकी इंक्वायरी के लिए तैनात किया जाए। तो ये हुकूमत का मौक़िफ़ रहा। हमने अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुना। जब ऑर्डिनेंस नहीं आया था, इससे पहले वो कहते रहे कि अगर आपने ऑर्डिनेंस को लाने की कोशिश की या एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अगर एक्सटेंशन दी गई इसलिए हुकूमत ने ऑर्डिनेंस लेकर आई, और फिर ऑर्डिनेंस के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर क्या है। और पाकिस्तान का मीडिया हमेशा की तरह आपके सामने अपनी मनपसंद खबरें पेश करता है और तोड़ मरोड़ कर हकाइक आपके सामने लेकर आ रहा है। यानी हर शख्स ने अपने मतलब की चीज़ को उठाया है और कौम के सामने एक बयानिया जो है वो घड़ा जा रहा है। आज लीगी रहनुमाओं ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये एक एनआरओ है हुकूमत के लिए, और बाज़ लोग जो पाकिस्तान का एक मखसूस मीडिया है वहाँ पर ख़बरें मौजूद हैं। यानी क़य्यूम सदीकी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद माहिरीन की राय में, यानी कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि इससे फ़ायदा उन लोगों को भी होगा जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या वो लोग जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस हैं, क्या इनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मैं पहले नाम आपके सामने रख देता हूँ। यानी अपोजिशन के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर केस है, एहसन इकबाल साहब के ऊपर केस है, मुफ्ता इस्माइल, मुराद अली शाह, राजा परवेज़ अशरफ, बरजेस ताहिर साहब, शर्जील मेमन, राना सनाउल्लाह, ये तमाम लोग अपोजिशन से हैं। इसके अलावा हुकूमत में अलीम खान, नूरुल हक कादरी, सरवर खान, जफ़र मिर्ज़ा, खुसरो बख्तियार, ये वो लोग हैं जिनके केसेस इस वक्त नैब के अंदर मौजूद हैं। और इसके अलावा अब सूरत हाल ये है कि जिसके ऊपर इस वक्त बात हो रही है कि नैब अगर मिसकंडक्ट हो और कोई शख्स मिसकंडक्ट करता है और माली फ़ायदा अपने आप को पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इख्तियारात से तजावज़ करके अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना, इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल था। आपने पाकिस्तान के अंदर जो रेफरेंसेस दायर किए गए उसकी सूरत हाल देखी है कि पैसे को कभी भी अपने अकाउंट में डाला नहीं जाता। हाँ, केसेस मौजूद ज़रूर हैं जिसमें हमज़ा शहबाज शरीफ का केस है। इसके अलावा जिसपे पूछते रहे लोग कि ये पैसे आपके अकाउंट में कहाँ से आए, जिसपे वो कहते हैं कि मुझे क्या मालूम किसने पैसे डाले, यानी उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी चीज़ है कि जब कोई शख्स करप्शन करता है तो वो कभी भी पैसा अपने अकाउंट में नहीं डालेगा। यानी तरीका वारदात ये है, वो किसी दूसरे या तीसरे शख्स के अकाउंट में पैसा डालेगा, और कभी भी ये नहीं होगा कि करप्शन करने वाला शख्स कहे कि मेरे अकाउंट में डाल दो। तो तरीकाकार ये था, और जिसके ऊपर बात इस वक्त की जा रही है कि मिसकंडक्ट और कौमी खजाने को नुकसान। तो ये वो केसेस हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इन लोगों पर, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, जिन्होंने ये कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, और इनकी जो केसेस की जो शक्ल है वो ये है। और अगर जो दूसरा तरीकाकार है जिसके ऊपर बात हो सकती है कि अगर किसी शख्स ने करप्शन की या पैसा बनाया तो उसके असासे चेक कर लो। जिस दौरान वो किसी आला पोजीशन पे था तो उसके असासे चेक करो और फिर उससे पूछो कि भाई तुम्हारी तनख्वाह ये थी, तुम्हारी जो आमदन थी वो ये थी, लेकिन तुमने इतने असासे किस तरह बनाए। तो ये एक नया एक ऐसा तरीकाकार है जो नैब के पास मौजूद था और जिसके ऊपर कार्रवाई होती रही। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी शख्स के, जिसके बारे में अब बात की जा रही है कि गुड फेथ के अंदर कोई काम करता है शख्स, यानी सरकारी अफसर, और उससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स कहे कि जनाब ये जो काम मैंने किया था ये गुड फेथ में था, अगर ये उल्टा हो गया और इससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंच गया, लेकिन मेरी नीयत ख़राब नहीं थी लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो ऐसे शख्स के हवाले से भी और उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। व्यूअर्स, असल में ये ऑर्डिनेंस है क्या,
मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पाकिस्तान में इस ऑर्डिनेंस की क्या शक्ल है और इससे किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, और ये ऑर्डिनेंस क्या है, तफसीलात आपके सामने। अच्छा, अब ये नैब ऑर्डिनेंस है क्या, आम जुबान में क्या तब्दीलियां की गई हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि ये पिछले कुछ रोज़ से जो कहा जा रहा है कि शायद ये हुकूमत अपने लिए लेकर आई है, ऑपोजिशन कह रही है कि हमारे खिलाफ एक और जो है वो महाज खड़ा किया जा रहा है और ये सिर्फ हुकूमत के लिए है, तो इसमें कितनी सदाकत है इसको भी हम विजिट करेंगे। और फिर कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद ऑपोजिशन के वो लोग जिनके खिलाफ केसेस हैं, इसके बाद वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इसमें भी कितनी सदाकत है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सवाल उठाया गया है कि इसका क्या इतलाक होगा और इसके आने के बाद नैब केसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा। व्यूअर्स, याद रखें कि नैब ऑर्डिनेंस आ गया है और अब इसकी एक अपनी इसका एक असर है आहिस्ता आहिस्ता केसेस के ऊपर, और किस हद तक ये इम्प्लीमेंट होगा ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिवील होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि नैब ऑर्डिनेंस है क्या, फिर जो बाकी पहलू हैं, पॉलिटिकल पहलू हैं, जो आइनी पहलू हैं, मैं इसमें बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले पार्लिमानी कमेटी सेनेट के 1/3 अरकान समेत 12 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल होगी। इस कमेटी में अपोजिशन और हुकूमती बेंचों के अरकान की तादाद बराबर होगी। कमेटी अरकान की नामजदगी के वक्त अगर कौमी असम्बली तहलील हो तो तमाम अरकान सेनेट से लिए जाएंगे और चेयरमैन 4 साल के लिए तैनात होगा। ये वही सवाल है जिसके ऊपर इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्रिटिसिज्म हुकूमत पर किया जा रहा था और नैब चेयरमैन की तैनाती और फर्दर एक्सटेंशन के हवाले से बात हो रही है। 4 साल की मुद्दत पूरी होने पर सदर पाकिस्तान मजीद 4 साल के लिए चेयरमैन की तैनाती का इख्तियार रखते हैं और नए चेयरमैन की तैनाती तक अगर जब मुद्दत पूरी करने वाला चेयरमैन काम करता रहेगा, यानी जब तक तैनाती पूरी नहीं होती, नए चेयरमैन की तैनाती के लिए नहीं नाम सामने आता, पुराने को मुसलसल काम करने की इजाज़त होगी। चेयरमैन को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करना होगा और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का जो इतलाक है वो टैक्सेशन से मुतल्लिक किसी मामले पर नहीं होगा। याद रखें कि अगर आपको चेयरमैन को हटाने का जो मामला है तो आप दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेकर जा सकते हैं, इसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये मामला नहीं उठाया जा सकता। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पहले उठाया गया है कि टैक्सेशन से मुतल्लिक जो मामलात हैं उस पर इसका इतलाक नहीं होगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक ऐसे किसी शख्स या इदारे पर भी नहीं होगा जिसका किसी भी सरकारी ओहदेदार से बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक ना हो। सदर मुमलिकत चीफ जस्टिस की मुशावरत से जितनी चाहें एहतसाब अदालतें कायम कर सकते हैं और एहतसाब अदालतों के जजों की तैनाती के जिम्मेदार होंगे। इससे पहले ये होता रहा है कि पाकिस्तान की अदालतों पे क्रिटिसिज्म हमने देखा, हम भी करते रहे हैं, बहुत बड़े क्रिटिक रहे कि फैसले नहीं होते, प्रोसिक्यूशन वीक है, एहतसाब नहीं हो रहा और आपने सिर्फ एक जुमा बाजार एहतसाब का लगाया हुआ है और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, फैसले भी होंगे, वक्त पे होंगे, तादाद जब बढ़ जाएगी, प्रेशर जो है अदालतों के ऊपर कम होगा। और आपको ये बता दें कि चीफ जस्टिस की मुशावरत से किसी भी ऐसे शख्स को जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो, एहतसाब अदालत का जज तैनात कर सकते हैं। यानी जो तैनाती के जो रूल्स हैं उन्हें वज़ा कर दिया गया है। हाई कोर्ट का साबिक जज भी एहतसाब अदालत का जज लगाया जा सकता है और 60 साल से कम उम्र का रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी एहतसाब अदालत का जज तैनात किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो लोगों को लेकर आना है और वो लोग जो अदालतों में पहले से मौजूद हैं उनको इस तरह एलिवेशन का तो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें एहतसाब अदालत का जज बनाया जा सकता है। अच्छा, अब एहतसाब अदालत के जज की तैनाती की मुद्दत 3 साल होगी। एहतसाब अदालत के जज को हटाने का इख्तियार सिर्फ सदर के पास होगा, जो चीफ जस्टिस की मुशावरत से हटा सकते हैं। और ये भी आपको बता दें कि एहतसाब अदालत के जज को कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर हटाया जा सकता है। एहतसाब अदालत के जज के खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की खिलाफ जो कार्रवाई की बुनियादों पर की जा सकती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इससे पहले हुई। और आपको ये भी बता दें कि अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान एहतसाब अदालत के जज का तबादला अपने ही सूबे के किसी दूसरे शहर में चीफ जस्टिस की सिफारिश पर और उनकी रोशनी में किया जा सकता है। एक जगह पर एक से ज़्यादा अगर एहतसाब अदालतें कायम करनी पड़ें, क्योंकि ये भी एक मामला इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि अदालतें कम हैं और अदालतों कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा। और एक जगह पर अगर एक से ज़्यादा एहतसाब अदालतों के क़याम की सूरत में हाई कोर्ट एडमिन जज तैनात करेगी। अगर कोई गवाह ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे गवाह ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं और वीडियो लिंक के ज़रिए जो गवाही का मामला था वो रिकॉर्ड नहीं करवा सकता था, लेकिन अब इसमें तब्दीली आई है और तब्दीली के बाद
वीडियो लिंक के जरिए गवाही रिकॉर्ड करवाई जा सकती है, जिसके लिए अदालत सेक्शन 353 353 की शराइत को नजरअंदाज कर सकती है। वफाकी हुकूमत मुल्क भर की अदालतों में इस तरमीमी कानून की मुतारिफ होने के 6 माह के अंदर ऑडियो वीडियो लिंक के जरिए शहादत के जो असूल हैं कलमबंद करने के लिए फौरी इंतजाम करने की पाबंद होगी। और आपको ये बता दें कि गवर्नर स्टेट बैंक की इजाजत के बगैर किसी बैंक या मालियाती इदारे के बोर्ड के फैसलों के खिलाफ किसी किस्म की इंक्वायरी, तहकीकात या कार्रवाई नहीं की जा सकती। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से किसी भी केस में रेफरेंस दायर करने के मरहले से कबल कार्रवाई जुजवी या मुकम्मल तौर पर मनसूख या वापस ले सकते हैं। रेफरेंस दायर किए जाने की सूरत में चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से एहतसाब अदालतों को रेफरेंस जुजवी या मुकम्मल तौर पर वापस लेने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। यानी अगर कोई रेफरेंस वापस लेना हुआ तो उसके लिए प्रोसिक्यूटर जनरल यानी नैब प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं उनकी मुशावरत ज़रूरी होगी और इसी सूरत में इसे वापस लिया जा सकता है। आपको ये बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तहकीकात या रेफरेंस की मनसूखी और वापस लिए जाने की सूरत में वफाकी, सूबाई, बल्दियाती हुकूमतों और नैब या इसके अफसरों के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई जो दरख्वास्त है वो दायर नहीं की जा सकती। और ये भी बता दें कि इस ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी और सूबाई काबीना, उनकी कमेटियों और झैली कमेटियों के फैसलों पर नहीं होगा। तो व्यूअर्स, ये वो डिटेल्स हैं जिसका जिक्र पाकिस्तान के मीडिया में सिर्फ तोड़ मरोड़ कर किया जा रहा है और आधी पिक्चर आपके सामने पेश की जा रही है। मैं आगे प्रोग्राम में चल के अजहर सदीक साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे और हम जायज़ा लेंगे कि ये जो दावा किया जा रहा है कि अपोजिशन के बहुत सारे लोग इससे जब इसका इतलाक होगा तो इससे निकल जाएंगे और उनके फैसले भी उनके खिलाफ जो केसेस हैं, रेफरेंसेस हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, इसमें कितनी हकीकत है, हम इसका भी जायज़ा लें। अजहर सदीक साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं। सर, ये आपने गुफ्तगू सुनी होगी, ख़बरों के अंदर भी बात हो रही है कि शायद इसका फ़ायदा अपोजिशन के बहुत सारे लोगों को हो जाएगा। अब उनमें आप अगर नाम देखें तो नाम कौन से हैं अपोजिशन के? शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, मुफ्ता इस्माइल हैं, मुराद अली शाह, राजा परवेज़ अशरफ, बरजीस ताहिर, शर्जील मेमन, राना सनाउल्लाह। और फिर दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से अलीम खान, सिब्तैन, नूरुल हक कादरी हैं, सरवर खान, जफ़र मिर्ज़ा, खुसरो बख्तियार। पहले ये तो बताएं, ये क्या फ़ायदा होगा किसी को ये इससे, क्योंकि खबरें तो ऐसी लगवाई जा रही हैं। बहुत शुक्रिया। प्रॉब्लम यहाँ यही है कि इमरान खान या मौजूदा गवर्नमेंट के हर कदम को हमने हरफ़े तनकीद बनाना है। यानी इन्हीं चीज़ों को अगर आप देख लें अगर इन्हीं चीज़ों को आप देख लें तो आपको ज़रा 2-3 चीज़ें ज़रा समझने वाली बहुत ज़रूरी हैं। ऑर्डिनेंस के मुख्तलिफ प्रोविजंस देख लें। असल में जो फ़ायदा या शोर डालना था या जो वजह फ़ायदा देना था वो देना था प्राइवेट लोगों को जो पब्लिक ऑफिस होल्डर ना हो। अब जितने नाम आपने गिनवाए हैं ना, ये सारे पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। यानी मैं ये नेगेट कर दूं कि ये फ़ायदा मिलना था उन लोगों को जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। दूसरे जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं। अब ये जो बड़ी वाज़े तौर पर है कि इस कानून का इतलाक़, ज़रा आज मैं क्लियर कर दूं कि इसका इतलाक़ माजी से किन केसेस में होना है। माजी से इन केसेस का इतलाक़ उन केसेस में होना है जिनमें टैक्स से रिलेटेड हो, ड्यूटी से रिलेटेड हो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना हुआ है किसी के ऊपर, तो वो मुतलका कोर्टों के अंदर चले जाएंगे। अब बाकी जो वहाँ ये एक एडवांटेज है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी को फ़ायदा मिला है। वन मस्ट एडमिट कि इसमें ब्यूरोक्रेसी ने अपना गर्दन पे अंगूठा रख के वो एक एडवांटेज ले गए हैं कि उनके डिसीजन जितने होंगे जो प्रोसीजर लैप्सेस के हवाले से होंगे वो केसेस नहीं बनेंगे। स्टेट बैंक ने भी अपना काम करा लिया कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो फैसला करेंगे उस पर इतलाक़ नहीं होगा। बाकी ठीक है, बाकी मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक्नेक, CEC वगैरह, इनके जो फैसलों के ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। ये एक अच्छा कदम है कि जो लोग डर रहे थे या खौफ में मुबतला थे फैसले करते हुए, कम अज़ कम वो अपने फ़ैसले जो है ना उनका इतलाक़ कर सकेंगे। तो इसमें मैंने बड़ा डीपली देख लिया। जो नाम जितने आपने सब बताए हैं ना, और मिसाल के तौर पर आप अंदाज़ा लगाएं वो डिफेंसिव इतना हो गए कि वो तीनों नाम जो नाम लिए जा रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, एहसन इकबाल,
شاہد خاقان عباسی بائیں بیٹھے ہوئے تھے, دائیں بیٹھے ہوئے ہیں جناب وہ خواجہ آصف, وہ سارے اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس کرنے آگے, وہ اپنی حاضریاں لگانے آگے کہ پتہ ہی کیا ہو گیا ہے. گورنمنٹ نے کارڈ بڑا اچھا کھیلا ہے کہ جو مریم جو اپنی ٹائمنگ سیٹ کی تھی, انہوں نے اپنا جنرل فیاض حمید صاحب کے اپنا کور میں تو جانا تھا انہوں نے, کیونکہ اگلے اپنا چیف آف دی آرمی اسٹاف کے حوالے سے متوقع امیدوار ہے, تو انہوں نے تو اپنے کارڈ کھیلے تھے, لیکن یہ کارڈ جو ہے نا یہ بڑا پڑ گیا ہے. یعنی اب یار بجائے یہ کہ انہوں نے یہ کھیلنا تھا, تو خبروں کی زینت جو ہے نا اب آنے والے دنوں میں آرڈیننس رہنا ہے کہ نیب آرڈیننس سے کیا ہو گیا. اچھا ہے, یعنی اچھا ہے, کنفیوژن رہے گی, رہا اپنا یہ لوگ پھنسے رہیں گے یہ. اور یہ بھی ہوا گیا نا کہ وہ جو چال چلانا چاہتی تھی وہ چل نہیں سکی مریم, تو انہیں یہ پریشانی ہو گئی, اس لیے انہوں نے یہ باتیں خود, یعنی یہ مریم نے خود چلوائی ہیں ان لوگوں کے خلاف, یعنی خواجہ ان لوگوں کے خلاف چلوا کر رہے ہیں. یعنی یہ کون لوگ ہیں, یعنی جو آپ نام لے رہے ہیں وہ سارے صحافی یا سوشل میڈیا پہ چلنے والے لوگ, وہ مریم کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر ہیں, ان کا ان سے ملنا جلنا ہے, انہی کے ساتھ آنا ہے, تو ان کا باقاعدہ دیکھ کے یہیں سے اندازہ لگایا لے کہ جو دقت اور جو پرابلم ہو رہی ہے نا وہ عرفان ہاشمی سمجھنے کو بڑی خطرناک ہے. ایک تو میری مسلم لیگ نون کے کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے, مریم کی تقریر کے بعد بہت سے لوگ ڈسون اور کور گروپ میں سے کافی لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہیں, اور انہوں نے اس بازی میں بڑا آنے والے دن میں آپ کو واضح سٹینڈ سامنے آ جائے گا کہ میرٹ پہ ان کا کیس بنتا نہیں. ان کو بھی میں نے بھی اپنے 2 پروگرام میں نے کر کے, میں نے خاص طور پر آپ کے پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا کہ چوئی شریف خاندان کی ورت کیا تھی. ایک پروگرام میں میں نے مریم نواز کو جو عدالتوں سے ریلیف ملے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے سسپینشن ہو گئی, عورت کی بنا پر میل ملی, سپریم کورٹ میں گیا پھر ملی, پھر چودھری شوگر مل میں جو لاہور ہائی کورٹ سے میل ملی, پھر عورت بنا پہ ملی. 7 کروڑ روپیہ مریم نواز نے مانا ہے, عدالت کے کہنے پہ جمع کرایا ضمانت کے لیے. اگر وہ نہیں تھا, یہ خود اکاؤنٹ سے نکالا تھا انہوں نے, پھر ان کا پاسپورٹ یاد رکھیے گا, ایک بڑی ضرورت, پاسپورٹ جو ہے وہ کورٹ کے آرڈر سے پاسپورٹ یہاں پڑا ہوا, وہ کہتی ہے میرا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے, تو وہ جو کارڈ چلانا چاہتی تھی وہ نہیں چل سکا. بہت شکریہ عزیز صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز جی ہمارا آج کا شو تھا, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.